हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्रिस्टलन जल की परिभाषा और उदाहरण, तनुकरण की परिभाषा और पीएच परिवर्तन के आधार पर पेट में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और इसके बाद पीएच परिवर्तन के कारण अपने शरीर के अंदर दंतक्षय किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले अपन देखते हैं तनुकरण। तनुकरण क्या होता है? तनु का मतलब होता है यहाँ पर पतला। तनु का मतलब क्या होता है? पतला। तनु तनु का अर्थ क्या होता है? पतला होता है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनाएंगे अपन कि जब अम्ल या क्षार में जल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। क्योंकि पत्ता कब होगा? अम्ल और क्षार, जब उसमें क्या मिलाएंगे? जल मिलाएंगे। और जल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। तो जब परिभाषा देखते हैं अपन इसकी, जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर शक्ति, अम्ल या क्षारक की शक्ति। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण। तो एक बार और समझो पहले कि जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्रिस्टलन जल के बारे में। क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल किसमें पाया जाता है? लवण में पाया जाता है। तो लवण से अपन परिभाषा बनाएंगे कि लवण के सूत्र इकाई आयतन में, लवण के सूत्र इकाई आयतन में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है। यानी लवण में जैसे एक सूत्र इकाई आयतन का मतलब होता है 1 ग्राम ले लिया आपने, 1 किलो ले लिया, उसको बोलते हैं अपन सूत्र इकाई। तो लवण के सूत्र इकाई आयतन में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है। तो परिभाषा देखते हैं अपन इसकी। लवण के सूत्र इकाई आयतन में
जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है। क्रिस्टलन जल कहते हैं। यह आपकी क्रिस्टल जल की परिभाषा होगी कि लवण के सूत्र इकाई आयतन में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं आपको मैं, एक तो कॉपर सल्फेट है, इसका उदाहरण है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में इसका सूत्र होता है CuSO4। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 5 अणु होते हैं। एक है अपने पास फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सूत्र होता है इसका है FeSO4। इसमें जल के अणु होते हैं 7 अणु होते हैं। एक है अपने पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसमें पढ़ा है अपन ने इसके पहले। सोडियम कार्बोनेट में डाउन सोडा जिसको बोला जाता है, इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। 30 प्रकार के उदाहरण है इसके। कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु होते हैं, फेरस सल्फेट में जल के 7 अणु होते हैं और सोडियम कार्बोनेट में जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए आप, तनुकरण क्या होता है? जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। ये तो तनुकरण की बात हुई। अब इसके बाद देखते हैं अपन क्रिस्टलन जल के बारे में। तो क्रिस्टलन जल की परिभाषा क्या होती है कि लवण के सूत्र इकाई आयतन में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है। यानी लवण में निश्चित मात्रा में जल के अणु क्या होते? उपस्थित होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। फेरस सल्फेट है, इसमें जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं। और सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10 अणु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टलन जल पाया जाता है लवणों में। इसके बाद देखते हैं अपन पीएच परिवर्तन। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अपन। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो पीएच परिवर्तन